हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम देखेंगे जो हमारा प्लेन चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उस पर वो सारे के सारे हम आज डिटेल में देखेंगे विथ शॉर्टकट्स में। ठीक है, तो इससे पहले जिन्होंने मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जिन्होंने नहीं देखा है, जिसमें मैंने कंप्लीट थ्योरी और जो कंसेप्ट थी वो वहाँ पे मैंने क्लियर करके रखी है। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप उससे जाके देख सकते हो। और कई सारे वीडियो को अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हो और हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, प्लेन चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, सबसे पहला जो सवाल लेंगे हम वो लेंगे, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहला सवाल है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1 1 2 -1 1 2 हुज नॉर्मल मेक्स एन इक्वल एक्यूट एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ओके। अब देखिए, सवाल तो आपने पढ़ लिया होगा। क्या बोला गया है कि एक प्लेन है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 और 2 से क्या होता है, पास आउट होता है। और वो जो प्लेन है, वो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अगर मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, वैसे डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो यही था हमारा नॉर्मल वेक्टर n और ये पॉइंट है हमारा -1 1 और 2। प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए जनरली दो ही चीज़ चाहिए होती है, एक तो पॉइंट और एक परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इसके जो डायरेक्शंस रेशो आएंगे वो क्या आएंगे, 1 1 और 1। यही तो डायरेक्शंस रेशो होते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली इंक्लाइन करते हैं, +-1 +-1। तो यहाँ पे n क्या मिलेगा मुझे, i + j + k, दिस इज a और दिस इज n नॉर्मल वेक्टर। और वेक्टर a क्या मिलेगा मुझे, माइनस वेक्टर i + j + 2k। अब मुझे इक्वेशन चाहिए, तो दोस्तों इक्वेशन होता क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। दिस इज व्हाट, कौन सा फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म पूछा तो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, नहीं तो फिर हम कार्टेशियन में निकालेंगे। तो वेक्टर n कितना है भाई, n i + j + k। तो आई राइट हियर i + j + वेक्टर k इक्वल्स टू a और n का डॉट प्रोडक्ट, ये a और n का डॉट प्रोडक्ट, तो 1 इंटू दैट इज -1 +1 + 2। तो फाइनली आंसर जो है वो क्या मिलेगा, वेक्टर i + j + k इक्वल्स टू, ये कितना मिलेगा भाई यहाँ पे 2। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म ऑप्शंस होगा तो यहाँ तक ठीक है। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो बस r को हटा दो, यहाँ पे x y z लगा दो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो जो आंसर है वो क्या मिलेगा मुझे, x + y + z -2 = 0। ठीक है, अगर ये पूछता तो ये, अगर ये पूछा तो ये। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में हमें वेक्टर फॉर्म ही पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 2 2, बी पॉइंट है 2 -2 -2 एंड परपेंडिकुलर टू द x + 2y - 3z = 7। ये क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन है a b c d जो कि कार्टेशियन फॉर्म है। हमें क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चंस है इसको थोड़ी कंसेप्ट लगेंगी हमें, थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, इजी लेकिन थोड़ा सोचना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों वे से आपको करके दिखाता हूँ और दोनों जो मेथड है इसकी, दोनों मतलब किस किस वे से इसको किया जा सकता है, दोनों आपको तरीके में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें कभी भी अगर प्लेन का इक्वेशन पूछा है, तो प्लेन का अगर हमें इक्वेशन पूछा है तो हमें क्या क्या चाहिए, नंबर 1 पे चाहिए पॉइंट और नंबर 2 पे चाहिए क्या, नॉर्मल वेक्टर। ये तो हमें पता है। तो क्या हमारे पास पॉइंट है, तो हमें एक छोड़ के दो पॉइंट है, तो पॉइंट की कमी नहीं है मेरे पास, तो पॉइंट है। क्या मेरे पास कोई भी नॉर्मल है, अभी तक तो नहीं। इसका मतलब मुझे क्या निकालना होगा, नॉर्मल निकालना होगा। नॉर्मल जैसे ही मैं निकालूंगा मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्लेन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल के बारे में सोचना होगा। ठीक है, अब थोड़ा
दिमाग लगाओ, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। अगर ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ तो आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारी कंसेप्ट छुपी हुई है जो कि जल्दी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। मान लेते हैं कि ये जो है ये रिक्वायर्ड प्लेन है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, ओके। और ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये 2 पॉइंट में से जा रहा है, मतलब ए और बी, मतलब यहाँ यहीं पे होगा ए और यहीं पे होगा कोई बी। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये हुआ वेक्टर ए बी, ठीक है, ओके। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि ये जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x + 2y - 3z = 7। सबसे पहले सवाल आता है कि ये क्या है, तो मैं इसको जब देखता हूँ तो ए बी सी और डी भी है, तो ये प्लेन है। ये प्लेन हमारे प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन है, ये परपेंडिकुलर होगा हमारे प्लेन को, ठीक है। अब डायग्रामेटिक, अब ये डायग्राम तो 2D में बन रही है, लेकिन आप 3D में करके देखना इसे कि ये प्लेन इस प्लेन को कैसा है। एक्चुअली ये जो डायग्राम बन रही है ऐसी बन रही है, तो ये प्लेन या फिर ऐसी बन रही है या फिर ऐसी बन रही है, तो परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आती है, ओके। अब मुझे इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल इसी प्लेन को चाहिए मुझे। तो सपोज दैट नॉर्मल इज वेक्टर एन। अगर मुझे कहीं से पर भी एन निकल गया तो मेरा तो काम यहीं पे बन गया। तो मेरा अभी काम क्या है कि एन निकाला जाए। तो एन के लिए क्या लगता है, ए बी सी, वो क्या होते हैं, डायरेक्शंस रेशो, ओके। अब ये जो ये जो प्लेन आया ये मेरे प्लेन को, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो गिवन प्लेन है इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, आराम से सोचो इसको, क्या बोला मैंने, ये जो गिवन प्लेन है कौन सा, x + 2y - 3z, उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके डायरेक्शंस रेशियो क्या होंगे, आंसर है 1, 2 और -3। क्या बताया मैंने, ये जो गिवन प्लेन है इसके डायरेक्शंस रेशियो किसके, इसके नॉर्मल के डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, 1, 2, 3। यही तो होता है भाई ए बी सी, वही तो होता है डायरेक्शंस रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब इसको तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब ये प्लेन मेरे रिक्वायर्ड प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब मेरा सवाल है, ध्यान से सुनना सवाल को, क्या सवाल है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो नॉर्मल वेक्टर मेरे रिक्वायर्ड प्लेन को कैसा होगा। तो आंसर है वो पैरेलल होगा। किसको, मेरे रिक्वायर्ड प्लेन को। कैसे, देखो आप खुद समझो कि ये एक रिक्वायर्ड प्लेन है, इसको एक परपेंडिकुलर प्लेन है, और परपेंडिकुलर प्लेन को भी ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं ये वाला प्लेन हटा दूंगा तो मेरे पास ये लाइन बची, मतलब क्या बचा, नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन वाला। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर मिला मुझे, मेरे प्लेन को कैसा मिला, देखो ऐसे अगर आप देखोगे तो वो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें, मतलब ये मेरे प्लेन को पैरेलल आया, यहाँ तक सब ठीक है। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है जिसके मुझे आई जे के पता करना है, ए बी सी पता करना है, डायरेक्शंस रेशियो, वो इस प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो अभी अभी मिला मुझे 1, 2 और -3 जिसके डायरेक्शंस रेशियो थे जिस वेक्टर के, ये इस प्लेन को कैसा है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये जो होगा वेक्टर n, ये इस प्लेन को भी परपेंडिकुलर है, अल्सो इस वेक्टर को भी कैसा है, परपेंडिकुलर होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये एक दूसरे को पैरेलल है, और ये जो वेक्टर n है नॉर्मल वेक्टर, ये प्लेन को वेक्टर होगा, प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, अल्सो इसको भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये चीज समझ में आई तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी मायने नहीं रखेगा, आप जल्दी उसे सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैंने डायरेक्शंस रेशियो निकाले 1, 2 और -3, ये डायरेक्शंस रेशियो अगर मैंने निकाला तो ये अज्यूम करता हूं तो यहाँ पे निकाला मैंने, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, तो ये ऐसे आएगा इसके ऊपर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये जो वेक्टर n है, मैं इसके डायरेक्शंस रेशियो कंसिडर करता हूँ a, b और c, ठीक है। अब मुझे कुछ भी करके n के डायरेक्शंस रेशियो पता करना है ताकि मेरा जो प्लेन है मैं प्लेन का इक्वेशन निकाल सकूं। तो कैसे निकलेगा, देखो ये जो वेक्टर n आया ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो वेक्टर n आया ये इसको भी परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शंस रेशियो 1, 2 और -3 गिवन है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर ए बी है ये तो इस प्लेन के ऊपर ही है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर n इस वेक्टर ए बी को भी परपेंडिकुलर ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि वेक्टर ए बी उस प्लेन के ऊपर ही है, तो इस पूरे प्लेन को अगर वो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है तो प्लेन के ऊपर जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे वेक्टर को ये वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल ही होगा। इसका मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा,
किसको, ए बी को, ठीक है। और ए जो वेक्टर है ये अल्सो परपेंडिकुलर होगा किसको, इस वाले लाइन को, इस वेक्टर को, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 और -3। अब ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, बी माइनस ए, तो 2 माइनस ऑफ -4 2 दैट इज 4 -2 -2 -4 -2 -2 -4, ठीक है। वेक्टर एन के मैंने डायरेक्शन रेशियो क्या कंसिडर किए, ए बी सी। वेक्टर एन परपेंडिकुलर है किसको, ए बी को, ए बी के डायरेक्शन रेशियो 4 -4 -4। अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा और दोनों के डायरेक्शन रेशियो मुझे गिवन होंगे, तो मुझे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कंडीशन लगानी चाहिए इक्वल टू 0, इसके लिए भी और इसके लिए भी। मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ। वहां से क्या मिलेगा, a b और c वो क्या होते हैं, वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियो, वही तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि n के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी और ए बी के डायरेक्शन रेशियो 4 -4 -4, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा 4 टाइम्स a 4a -4b -4c इक्वल टू 0 हो गया, 4a प्लस 4 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब इसके लिए क्या होगा 1 इंटू ए दैट इज a फिर प्लस 2b -3c इक्वल टू 0, ओके। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे 4b है, यहाँ पे 2b है, तो इसको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाइड, तो ऊपर क्या बनेगा -4a फिर -4b सॉरी 4a -4b और -4c, ठीक है। और ये नीचे क्या मिलेगा, जब मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a मिलेगा, ठीक है। ये 2 से 3 टू द 6 2 टू द 4b और ये कितना 3 टू द 6c इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0, ओके। ये 4b गेट कैंसिल, 4 और 2 6 और ये कितने हुए 6 और 4 10 इस साइड आएंगे तो प्लस 10c। तो a बाई सी का रेशियो क्या मिला भाई यहाँ से 10/6, तो 10 के हाफ 5 6 के हाफ 3, तो 5/3 ये मिला मुझे a/c। तो a की वैल्यू 5 हुई और c की वैल्यू 3 हुई। अब क्या चाहिए मुझे, सिर्फ b चाहिए। b कैसे मिलेगा भाई, तो देखिए किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, तो इस इक्वेशन में रख देंगे सेकंड वाले इक्वेशन में, तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस 2b, b पता नहीं है, -3c -3 इंटू सी की वैल्यू कितनी भाई 3 इक्वल्स टू 0, तो ये 5 प्लस 2b 3 3 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा -9 प्लस 5 -4 इस साइड जाएंगे तो +4, तो b की जो वैल्यू है वो क्या मिलेंगी यहाँ से 2। तो यहाँ से मुझे a कितना मिला 5, b कितना मिला मुझे, b मिला मुझे 2 और c कितना मिला मुझे, c मिला मुझे 3, ठीक है। तो दीज आर द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो अब मुझे इक्वेशन निकालना है, तो काफी डिटेल में मैंने समझा आपको। तो इक्वेशन क्या होता है भाई, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, हार्ड नहीं है, अगर कंसेप्ट समझ में आएगा तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ जाओगे, परपेंडिकुलर वाले स्पेशली ये कब लगाना है, परपेंडिकुलर में, ठीक है। चलिए n कितना आया, यही तो होता है n, तो क्या होगा वेक्टर r डॉट 5y 2j 3k, तो 5y प्लस 2j प्लस 3k, ओके। और a और n का यहाँ पे सॉरी n आएगा, a और n का क्या लेना है मुझे, डॉट प्रोडक्ट, तो कहाँ पे है a, ये रहा a, कहाँ पे n, ये रहा n, तो क्या होगा 5 और 2 -10, फिर क्या होगा ये 2 और ये 2 प्लस 4 और ये 3 और 2 6, तो ये कितना होगा 6 और 10 -10 -10 0, तो वेक्टर r डॉट 5i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू 0, ओके। अब जब मैं ऑप्शन देखता हूँ ए बी सी डी, तो मेरे पास क्या दिखता है कार्टेशियन फॉर्म, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा मेरे दोस्तों 5x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, और यही क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन ए, 5x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी को करने का जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आए कि ऐसा भी आप कर सकते हो। और पूरा सॉल्व नहीं करके दूंगा, सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। कहाँ तक आए थे हम, देखो यहाँ तक कि ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर इसका था, लेकिन मेरे प्लेन को कैसा है पैरेलल है। तो देखो ये जो वेक्टर है ए बी और ये जो वेक्टर है जिसका नाम हम कुछ भी रख देंगे
N1 रख देंगे अभी के लिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये दो कैसे पैरेलल है और मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूंगा, किसका, वेक्टर ए बी का क्रॉस किसके साथ, ये वाला N1 जो आया है वो N1 क्या है, इस लाइन इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं क्रॉस कर दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, तो इसकी जो डायरेक्शंस आएगी वो क्या होगी, इसी प्लेन को परपेंडिकुलर। जैसे मैंने समझाया था कि भाई कोई ए है वेक्टर और कोई वेक्टर बी है, और अगर मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेता हूं तो उसकी डायरेक्शंस क्या होती है, दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब इसको भी परपेंडिकुलर और इसको भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शंस आएगी वो क्या मिलेगी मुझे, ऐसे, जो इसको भी परपेंडिकुलर इसको भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो प्लेन को भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां से मुझे जो ब्रैकेट मिलेगा उसके जो आर जे और के के जो कोएफिशिएंट मिलेंगे वो बेसिकली क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे 5 2 और 3। तो 5 और 2 और 3, 5 2 और 3, ठीक है। ये मिलेगा मुझे कब, जब मैं इन दोनों का क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। तो वही क्या हो गया, मेरा नॉर्मल वेक्टर भी होगा। मेरा नॉर्मल वेक्टर का काम यहां से पर भी चल सकता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी सारा डिटेल में मैंने बता दिया। ये दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 0 and the line of intersections of x minus 2y plus 3z equals to 4 and x minus y plus z equals to 3। तो आपको क्या करना है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों प्लेन के इक्वेशन है, इनके इंटरसेक्शन में से ही हमारा प्लेन पास आउट करता है, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो मैंने थ्योरी में डिटेल में बताया था, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शंस ऑफ गिवन लाइन क्या था भाई, कि P3 एक P1 होगा, एक P2 होगा और एक P3 होगा, प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3। अगर प्लेन 1 का इक्वेशन गिवन है, प्लेन 2 का इक्वेशन गिवन है और प्लेन जो 3 है वो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट होता है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन इक्वल्स टू 0। यही वो इक्वेशन था। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, प्लेन 1 की वैल्यू यहाँ पे रखना है, क्या है, x माइनस 2y प्लस 3z, उस साइड लेके जाएंगे -4 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 क्या है, ये वाला, दैट इज x माइनस वाई प्लस z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन है, रिक्वायर्ड प्लेन का ये इक्वेशन है। बस इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस इसमें लैम्डा अगर मुझे मिल गया तो मेरा आंसर सॉल्व हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, बस लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा कैसे निकालूंगा, तो मैं ढूंढूंगा क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो इसके अलावा ये भी तो गिवन है कि 2 1 0 इस पॉइंट में से जो मेरा प्लेन है वो पास आउट करता है, तो ठीक है। तो इस पॉइंट ने यही तो वो प्लेन है ना, जो थर्ड प्लेन था, यही तो वो इक्वेशन है। तो ये प्लेन इस पॉइंट में से पास आउट होता है, तो इस पॉइंट ने इस प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो क्या होगा, जहां पे x है वहां पे 2, जहां पे y है वहां पे 1 और जहां पे z है वहां पे 0 रख देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, 2 माइनस 2 प्लस ये तो हो गया 0, तो -4, फिर उसके बाद प्लस लैम्डा इन ब्रैकेट x जहां पे वहां पे क्या रखो 2, फिर -1, ये तो हो गया 0, ये -3 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, लैम्डा की वैल्यू। तो ये जो मिला मुझे, ये क्या मिलेगा मुझे, 2 - 2 तो ये कैंसिल हो गया, तो -4 प्लस लैम्डा, अंदर क्या बचेगा भाई, ये देखो 2 - 1 1 1 -3 कितना बना, -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -4 - 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी मुझे, -2। और मुझे करना भी क्या था, बस लैम्डा ही तो निकालना था। अब लैम्डा मुझे मिल गया, बस यहाँ पे रख दो और यही क्या होगा अपना फाइनल आंसर। तो क्या होगा, देखिए x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 तो एज इट इज होगा, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा कितना, -2। तो ये क्या होगा, माइनस है तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। चलो 2 को x को -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, -2x, फिर ये क्या होगा, ऑलरेडी माइनस है तो +2y, ये क्या होगा, प्लस है तो फिर -2z, और ये क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 3 6 इक्वल्स टू 0। अब -2x और x कितना हुआ, -x, फिर क्या होगा, -2y प्लस 2y गेट कैंसल, फिर -2z प्लस 3z कितना बना भाई, +z, ठीक है। -4 और ये +6 कितना मिला मुझे, +2 इक्वल्स टू
0। जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा, x माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 को इस साइड लेके आऊँगा तो +2। तो आंसर क्या मिलेगा, x माइनस जेड इक्वल टू 2, जो कि हमें ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसका वो कौन सा होगा, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस वाले जितने भी प्लेन हैं वो सारे के सारे बहुत सिंपल है, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस कौन सा, प्लेन 1 प्लस प्लेन लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, यही होता है उस थर्ड प्लेन का इक्वेशंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप पढ़ सकते हो, दो प्लेन हैं और दो प्लेन के बीच का एंगल कितना है भाई, π/3। और आपको क्या करना है, एक अननोन गिवन है। कौन सा अननोन गिवन है, m। तो m की वैल्यू निकालना है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन ABCD है हमारे पास। तो एंगल गिवन है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या होता है, मैंने पढ़ाया आपको, एंगल बिटवीन टू प्लेन इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन अंडर रूट क्या होगा, पहले अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हुआ A1 B1, ये C1, इसका A2 B2 और C2। तो क्या होगा, A1 A2 कितना होगा 2m, ये कितना होगा प्लस m, B1 B2 माइनस 2, डिवाइडेड बाय क्या होगा, A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1। सेकेंड रूट में क्या होगा भाई, अगेन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर ही आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे आपको गिवन π/3। तो कॉस π/3 जो है वो कॉस π/3 कितना होता है, हाफ है ना, हाफ। तो ऊपर क्या बना 2m प्लस m 3m माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ये कितना मिला m स्क्वायर प्लस 5। तो आई राइट हियर m स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये भी कितना मिला m स्क्वायर 4 प्लस 5, तो m स्क्वायर प्लस 5। तो दो बार रूट है तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा मुझे 3m माइनस 2, नीचे क्या मिला m स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा भाई, m स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6m माइनस का 4। चलो ये m स्क्वायर, ये 6m उस साइड गया तो माइनस 6m, ये प्लस 4 और ये प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्या मिला भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिलता है। अब मुझे क्या चाहिए, m के दो फैक्टर मिलेंगे, तो दिस इज ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर दैट इज m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिली, सिर्फ 3 ही मिली। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट है, 3 और 3, तो 3 और 3। ठीक है, तो हमें एक ही वैल्यू मिली m की, कितने 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन C। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिख रहा है 3 प्लेन हैं और तीनों जो प्लेन है वो पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, और फिर पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल है। क्या लॉजिक लगेगा, ये तीनों प्लेन एक ही स्ट्रेट लाइन से पास आउट होते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों प्लेन कॉनकरंट प्लेन हैं। ठीक है, और मैंने थ्योरी में बताया था कॉनकरंट के लिए क्या कंडीशंस होती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का आंसर 0। तो यहाँ पे a1 है 1 माइनस c माइनस b, और ये c माइनस 1 और ये a, और इसका क्या होगा b a और माइनस 1। इसका आंसर कितना आना चाहिए 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो पूछा है वही मिलेगा। चलिए इसको, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा, 1 इन ब्रैकेट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर ये माइनस सी है तो प्लस सी इन ब्रैकेट, ये क्या होगा माइनस सी माइनस ए बी। ठीक है, माइनस सी माइनस ए बी, ये क्या होगा माइनस बी इन ब्रैकेट, ये क्या होगा ए सी प्लस बी इक्वल्स टू कितना 0। चलिए ये कितना होगा 1 माइनस ए स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी। ठीक है, माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी, सिक्वेंस में लिखेंगे तो, और ये माइनस बी माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो पूछा क्या है, एक तरफ क्या चाहिए मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हम इस साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएंगे प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेंगे यहाँ पे, एक तो बचा ये 1, फिर क्या बचा ये माइनस ए बी सी और ये माइनस ए बी सी। तो माइनस ए बी सी कितना होता है, माइनस 2abc। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था सिंपल वाला कि ये किसके बराबर होता है। तो क्या आया 1 माइनस 2abc। तो 2 भी आया, बहुत से लोग मतलब 2 देखते नहीं abc पे क्लिक कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2i प्लस 3j प्लस लैम्बडा के फ्रॉम द प्लेन वेक्टर r डॉट 3i प्लस 2j प्लस 6k इक्वल्स टू 13 इज 5 देन लैम्बडा इक्वल्स टू। तो हमें क्या निकालना है, लैम्बडा निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि थ्योरी में मैंने बताया था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा ऐसा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा है, वेक्टर फॉर्म। तो उसको कौन सा कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा 3i, तो क्या होगा 3x प्लस 2y प्लस 6z, और ये 13 उस साइड जाएंगे तो माइनस 13 इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस भी गिवन है, कितना गिवन है डिस्टेंस 5। तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। थ्योरी अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये 3, जहाँ पे x y और z होता है वहाँ पे a पॉइंट रखना होता है, b और जहाँ पे z होता है वहाँ पे क्या रखो, लैम्बडा। जहाँ पे 3 हो, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रखो, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखो। ठीक है, तो क्या होगा इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई मतलब 3 प्लस 6 इंटू z मतलब लैम्बडा माइनस 13 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a b c। तो ये 3 9 4 और 36, तो क्या होगा 9 प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, तो क्या होगा ये 5 इक्वल्स टू 3 टू द 6 प्लस 6। ठीक है, 3 टू द 6 प्लस 6, और ये क्या कितना होगा 6 लैम्बडा प्लस 6 लैम्बडा माइनस 30 डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ 49 का कितना बना 7। ओके, तो 5 इक्वल्स टू 6 और 6 12, 12 में से 13 माइनस हो गए, कितना बचा माइनस का 1, तो 6 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन 7। ठीक है, तो मॉड हटा देंगे हम, मॉड हटाने से प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 लैम्बडा माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 35, तो प्लस माइनस 35 हो जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ऐसा क्योंकि हम जब ऑप्शन देखते हैं तो उसमें दो ऑप्शन हमें नजर आते हैं। तो 6 लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बार 35 प्लस 1 दैट इज 36, और एक बार क्या हो जाएगा 6 लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 1, तो कितना होगा माइनस 34। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे 6, और यहाँ से कितनी मिली लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस का 34 डिवाइड बाय 6, तो लैम्बडा इक्वल्स टू, चलो इसके हाफ कितने हो गए भाई 3, और इसके हाफ कितने हो गए 17, तो 17 माइनस 17 अपॉन 3, और एक आया 6। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा यही हमारा आंसर होगा, और आंसर किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 1 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइंट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ जॉइंट द पॉइंट -1 -3 1 2 एंड सेकेंड पॉइंट है 2 3 4। ठीक है, तो मैं अगर आपको ऐसे समझाना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी उसमें ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं। ये प्लेन है, किस पॉइंट से जाते हैं, ये वाला पॉइंट मान लेंगे ए, क्या होगा -1 2 और 1, और ये प्लेन क्या है परपेंडिकुलर, किसको, एक लाइन को, उस लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, मान लेंगे ये P है ये Q है, ये इसको परपेंडिकुलर है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई -3 1 और 2, और Q के क्या है 2 3 और 4। मुझे इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू वेक्टर a। एक चाहिए मुझे पॉइंट, वो मुझे गिवन है, एक चाहिए मुझे परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, वो भी मुझे गिवन है। तो बस देरी किस बात की, आंसर निकाल ले। तो नॉर्मल वेक्टर के मतलब निकाल लेना होगा हमें, पॉइंट गिवन है, पॉइंट को कन्वर्ट करो वेक्टर में या फिर उसके डायरेक्शंस रेशियो निकालो। तो क्या होगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो यहाँ पे वेक्टर n का काम कौन करेगा, ये PQ।
तो क्या होगा भाई 2 माइनस ऑफ -3, तो क्या होगा +5, दैट इज 5i। फिर क्या होगा 3 माइनस 1, दैट इज +2j, ठीक है। फिर क्या होगा 4 माइनस 2, दैट इज 2k। ओके, अब रख दो इसमें वैल्यू, तो वेक्टर r डॉट, जब हम ऑप्शन देखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म नहीं वेक्टर ये, तो इसी को सॉल्व करना है। वेक्टर r डॉट n मतलब 5i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू दोनों ये n भी होता है, सॉरी यहाँ पे दोनों का डॉट लेना होता है, a और n का। तो a कहाँ पे, ये वाला a, और n कहाँ पे, ये वाला, दोनों का डॉट क्या होगा -5, फिर 2 और ये 2, दैट इज +4, और ये 2 1 जा 2, तो कितना मिला, ये मिला 6 में से 1 गया, 5 गए, 1 बचा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 5i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू क्या मिला 6 माइनस 5, दैट इज 1। और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शंस किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन नहीं है सॉरी, इसके क्वेश्चन ही था। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर यही होगा हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8, the directions ratio of normal to the plane passing through the origin and also passing through the line of intersection of two plane। मतलब क्या, ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है, इनके इंटरसेक्शन में से एक तीसरा प्लेन पास आउट होता है और वो आल्सो ओरिजिन में से भी जाता है, जिसका हमें क्या निकालना है डायरेक्शंस रेशियो उसके नॉर्मल वेक्टर के। तो ठीक है, पहले उसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके साथ जो x, y और z के जो कोएफिशिएंट होंगे वो ABC होते, वही क्या होंगे उसके नॉर्मल के डायरेक्शंस रेशियो, वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो रिक्वायर्ड प्लेन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट होता है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन होगा। तो P1 क्या होगा भाई, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स P2 क्या होगा, गिवन है P2 4x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकालेंगे उसके लिए दूसरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑल्सो इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये प्लेन थर्ड है, ओके ये कहाँ से पास आउट होता है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0, तो इसमें x, y और z तीनों 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से पास आउट होता है। तो 0 0 रखने के बाद यहाँ पे क्या बचा, सब 0 हो गया, सिर्फ -4 प्लस लैम्डा इंटू ये भी 0 हो गया, क्या बचा -1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ भाई -4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से, लैम्डा इक्वल्स टू -4। अब लैम्डा इक्वल्स टू -4 हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये तो है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4। चलो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली -4, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे, तो क्या होगा -4 इंटू 4 -16x, ठीक है। फिर ये क्या होगा -12x 12y होगा, और ये क्या होगा z है, तो 4 2 ज़ा 8 -8z, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। चलिए अब -16x प्लस x, तो कितना मिला मुझे -15x, फिर -12y और ये प्लस 2y, तो -10y, ओके। z देखते हैं, 8z माइनस में और प्लस 3z, तो कितना मिला मुझे 5z -5 का z। अब z भी होगा, अब कांस्टेंट देखते हैं, ये -4 और ये +4 दोनों गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को, तो 15x प्लस 10y प्लस 5z इक्वल्स टू 0। और जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा सभी को, तो ये सिंपल फॉर्म में मिलेगा 3x प्लस 2y प्लस 1z इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन आया प्लेन का। लेकिन मुझे पूछा क्या है कि इस प्लेन को जो नॉर्मल वेक्टर है, जो नॉर्मल लाइन है, उसके डायरेक्शंस रेशियो, तो यही होते हैं 3 2 और 1। तो a कितना होगा भाई 3, b कितना होगा 2, और जो c है वो कितना होगा 1। तो करेक्ट जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3 2 और 1। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सवाल है, क्या गिवन है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 मतलब ओरिजिन
टू द प्लेन इज 4 -2 -5 देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। तो हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। हमने क्या किया, एक प्लेन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो कहाँ पे जाके गिरा, पॉइंट ए पे, उसके कोऑर्डिनेट 4 -2 -5। अब प्लेन का इक्वेशन निकालना है। देखिए मैंने थ्योरी में आपको बताया था, जब कभी भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर की ड्रॉ की बात होगी तो हम जो फॉर्म लगाएंगे वो लगाएंगे नॉर्मल फॉर्म, राइट। कौन सा लगाएंगे बेटा, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, वेक्टर आर एन कैप इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, ओ पी ओ ए के बराबर, तो वो क्या होगा, p इक्वल्स टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये जो p मिला मुझे वो कितना मिलेगा, यहाँ पे 16 प्लस 4 प्लस 25, तो p इज इक्वल्स टू कितना मिला मुझे, 45। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एन कैप। तो एन कैप कैसे मिलेगा मुझे, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना है, p। तो एन कैप इक्वल्स टू वेक्टर एन क्या मिलेगा मुझे, 4i -2j -5k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कितना है, 45। ठीक है, हो गया सब कुछ, बस इसमें अब वैल्यू ही रखना है। तो क्या होगा, वेक्टर आर डॉट एन कैप कितना है, ये वाला, तो 4i -2j -5k अपॉन रूट 45 इक्वल्स टू p होता है ना। तो p कितना आया, रूट 45। तो रूट 45 इधर लेके जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, r और 4i -2j -5k इक्वल्स टू, देखिए रूट 45 इंटू रूट 45 कितना होगा, सिर्फ 45। और ये क्या हुआ उसका कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब अगर मुझे चाहिए कार्टेशियन फॉर्म, तो मैं कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखूंगा, बहुत ही सिंपल है। 4x क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म, 4x -4y -5z इक्वल्स टू 45 या फिर -45, जो कुछ भी आंसर होगा। तो ऑप्शंस में अगर 4x -2 होगा यहाँ पे, हाँ 4x -2y -5z इक्वल्स टू 45, अगर ये है तो इसे क्लिक करेंगे, अगर यहीं पे उन्होंने पूछा है तो ये क्लिक करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे गिवन है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 4 4 0 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और दो प्लेन के इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। अब बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी कर देते हैं और उनको लगता है कि हमारा जो तीसरा प्लेन है ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट हो रहा है और ऑल्सो इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है। वो सीधा क्या लिखते हैं, पहला प्लेन प्लस लैम्बडा इंटू दूसरा प्लेन, लैम्बडा की वैल्यू लिख देते हैं और प्लेन का इक्वेशन भी निकल जाता है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ऑप्शन उनको मिल जाता है, जो उन्होंने ऑप्शन निकाला है वो उनको 4 ऑप्शन में एक आधा ऑप्शन मिल जाता है, तो उनको लगता है कि हमने सही किया। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा दोस्तों कि क्वेश्चंस बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये इन दोनों प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है, और हमारा रिक्वायर्ड प्लेन इस पॉइंट से पास आउट होता है। ठीक है, तो फिर से हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो फिर से मेरा वही सवाल आपसे कि प्लेन का इक्वेशंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले पॉइंट, तो पॉइंट तो है, पॉइंट हर क्वेश्चन में गिवन होता है, उसकी तो कमी नहीं होती है। दूसरी जो कमी मिलेगी हमें वो नॉर्मल वेक्टर की। तो नॉर्मल वेक्टर तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर के हम अज्यूम करेंगे कि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शंस रेशियो क्या है, वेक्टर एन के डायरेक्शंस रेशियो ए बी और सी है। ठीक है, अब हमारे प्लेन को, ये प्लेन कैसा है भाई, परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन भी कैसा है, परपेंडिकुलर। तो मैंने परपेंडिकुलर के लिए आपके लिए एक ही कंडीशन बताई थी, कौन सी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो वहां से यहाँ पे लगाएंगे सेकेंड, यहाँ पे लगाएंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वहां से क्या मिलेगा, तो आंसर है ए बी और सी मिलेगा, जो कि होगा क्या, परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शंस रेशियो। ओके, चलिए यहाँ से a1 b1 c1 क्या मिला, 2 1 और 2, यहाँ से 3 3 और 2। तो क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन, तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 कितना a, a2 कितना है 2, तो ये मिलेगा 2a, फिर कितना मिला 1b दैट इज b, और c कितना मिला प्लस 2c इक्वल्स टू 0।
सिमिलरली ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा a इंटू 3 दैट इज 3a 3b, और ये क्या मिलेगा 2 और c दैट इज 2c इक्वल्स टू 0। तो c कॉमन है तो कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना हो सके उतना सिंपल करने का प्रयास करो। तो चलिए 2a माइनस 3a माइनस a, b माइनस 3b माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b को इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस a इक्वल्स टू 2b, या फिर a अपॉन b जो है वो कितना मिलेगा मुझे, a अपॉन b इज़ नथिंग बट माइनस 2 अपॉन 1। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। b को बस नीचे लेके गए, माइनस इस साइड में दिया, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे आंसर मिल जाएगा। तो a की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू -2 तो ये -4, b की वैल्यू 1 तो +1 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा ये आंसर -3 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। तो 2c इक्वल्स टू कितना मिला 3, ठीक है ओके। अब c इक्वल्स टू क्या होगा 3/2। तो a b और c, a की वैल्यू कितनी मिली -2, b की वैल्यू कितनी मिली 1, c की वैल्यू कितनी मिली 3/2। अब जैसे कि जानते हो पूरे ज्योमेट्री में मैंने एक ही चीज़ बताई आपको, कौन सी वाली, कि मुझे डायरेक्शंस रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई इसको सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या होगा -4, और ये क्या हो जाएगा भाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 गेट कैंसिल, ये कितना मिलेगा 3। तो फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था डायरेक्शंस रेशो, वो तो मिल गए। डायरेक्शंस रेशो जो कि परपेंडिकुलर नॉर्मल है उसके, और पॉइंट भी गिवन है, तो पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल पता है। क्या मैं अब इक्वेशन निकाल सकता हूँ, आंसर है हाँ। तो क्या होता है इक्वेशन, तो वेक्टर पूछा है तो वेक्टर, कार्टेशियन पूछा है तो कार्टेशियन में क्या होता है भाई इक्वेशन, वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट b, n होता है, सॉरी b कहाँ से आ गए, चलो n मतलब ये, तो क्या होगा -4 2 और 3, तो -4 आए प्लस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू a और n का डॉट, a कहाँ पे ये वाला, n कहाँ पे ये, तो क्या होगा 4 और 4 -16, ओके, ये 2 और ये 4 दैट इज 8, और ये 0 है तो 0, ठीक है। चलो क्या होगा वेक्टर r डॉट -4i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू कितना मिला है -8। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, तो उससे क्या होगा जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये 4 है, ये -2j -3k इक्वल्स टू 8। ये कौन सा फॉर्म होगा बोलो ज़रा, ये होगा वेक्टर फॉर्म। अगर यहाँ तक है तो ये वाला आंसर होगा। अगर कार्टेशियन है तो वो कैसे सॉल्व होगा, बस सिंपल है, 4 2 और 3 x y z लगा दो, तो 4x -2y -3z इक्वल्स टू 8। दिस इज व्हाट, कौन सा फॉर्म बोलो ज़रा, फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। 10 क्वेश्चन लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे आपको रिवाइज करना है। इसी के साथ जो आपने टॉपिक बोला था वेक्टर, 3D, लाइन, प्लेन, पूरा का पूरा हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो उसके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी कंप्लीट थ्योरी थी, कंसेप्ट थी, वो सारे के सारे मैंने डाउट आपके क्लियर कर चुके हैं। अब हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।